नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज हमारा फोकस है डेनिम बेचने से लेकर भारत के सबसे तेजी से बढ़ते ऑनलाइन फैशन ब्रांड तक का सफर पर। मैं बात कर रही हूँ द इंडियन गराज कंपनी, जिसने दिखाया है कि किस तरह टेक्नोलॉजी और ट्रेंड का सही इस्तेमाल किसी ब्रांड को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। बेंगलुरु से शुरू हुआ ये ब्रांड आज 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार कर रहा है और देश के फैशन मार्केट में अपनी अलग पहचान बना चुका है। आइए जानते हैं हाई क्वालिटी ग्लोबल फैशन को अफोर्डेबल बना रहे द इंडियन गराज कंपनी के बिजनेस जर्नी और फ्यूचर प्लान्स। कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ अनंत तांतेर से। अनंत, हाय, वेलकम ऑन द शो। सबसे पहला सवाल तो अनंत यही है कि द इंडियन गराज कंपनी आपने शुरुआत की, इसकी सोच क्या थी, क्या कमी दिखा आपको बाजार में, ये बताएं। श्रेया जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं बैंगलोर अपने एजुकेशन के लिए आया था। आई कम फ्रॉम अ सिटी कॉल्ड इंदौर, व्हिच इज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी। एंड यहाँ पर जब मैं एजुकेशन के लिए आया तो कॉलेज काफी जल्दी खत्म हो जाता था। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। मेरे को अपनी मेरे फादर का खुद का बिजनेस था, मेरे नाना जी का खुद का बिजनेस था। हमारे फैमिली में काफी एंटरप्रेन्योरशिप काफी स्ट्रांगली रन करती थी और मेरे को भी हमेशा से ये था कि मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकूं। तो जब मैं यहाँ पर आया, क्योंकि कॉलेज जल्दी खत्म हो जाता था, तो एक सेल लगाई और वो सेल लगाई ब्रांडेड गारमेंट्स की, जिसका लेबल कट करके हम बेचते थे। बिकॉज ये जो ब्रांडेड गारमेंट्स थे, ये सरप्लस ब्रांडेड गारमेंट्स हुआ करते थे। और वहां से सबसे बड़ी सीख ये मिली कि वास्ट मेजॉरिटी अपनी इंडियन पॉपुलेशन इज वेरी वेरी क्वालिटी कॉन्शियस। मतलब उनको ब्रांड्स काफी पसंद है, ब्रांड्स पहनना है, बट समटाइम्स दीज ब्रांड्स ये ब्रांड अनअफोर्डेबल बन जाते हैं। काफी प्राइस ऐसा चार्ज करने लगते हैं कि ये कॉमन जो एक हमारा जो कॉमन एक इंडिया है, उसके प्राइस रेंज से बाहर निकल जाते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट क्यू। ये पहला एक हिंट मिला कि अगर हम एक अच्छा क्वालिटी अपैरल, ब्रांड स्टैंडर्ड का क्वालिटी अपैरल अगर हम एक अफोर्डेबल प्राइसिंग में डिलीवर कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा इंडिया में गैप है। इंडिया के कंज्यूमर्स डिजर्व करते हैं कि वो फॉरेन ब्रांड्स ना पहन के एक अच्छा इंडियन क्वालिटी ब्रांड और एक अच्छे अफोर्डेबल और ऑनेस्ट प्राइस पे पहन सके, जिसके ऊपर उन्हें ब्रांड जो एक अपना ब्रांड होने का सरचार्ज या टैक्स चार्ज करता है, वो उसे ना चुकाना पड़े। अगर मैं सवाल करूं कि अब क्योंकि आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं, तो एआई साथ ही मशीन लर्निंग का आपने कैसे इस्तेमाल किया इसको और बड़ा बनाने में? जब हमने शुरुआत की थी तब तो एआई और मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा प्रेलेवेंट नहीं थे, बट डेफिनेटली वैसा एक जो टेक्नोलॉजी है उसकी नीड हमें फील होती थी कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी जो हमें, क्योंकि हम एक फास्ट फैशन ब्रांड है और पिछले साल हमने करीबन 3 से 4 हजार स्टाइल्स लॉन्च किए हैं। तो एआई और मशीन लर्निंग से हम ये समझ पाते हैं कि कंज्यूमर को अभी एग्जैक्टली क्या चाहिए। उसको सबसे ज्यादा फैशन में भी काफी सारे ट्रेंड्स होते हैं। कौन सा ट्रेंड उसको सबसे ज्यादा समझ आ रहा है, कौन से ट्रेंड में हमारा माल ज्यादा अच्छा बिक रहा है, किस प्राइसिंग बकेट में हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। और इससे ये होता है कि हम हमारे कंज्यूमर को बहुत बेटर सर्विस कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि कंज्यूमर किस तरह के माल को प्रेफर कर रहा है और हम उसको डेटा साइंस से
और मशीन लर्निंग से उसके क्यूज जल्दी पकड़ सके, तो हम कंज्यूमर को उसकी शॉर्ट सप्लाई नहीं होने देंगे। सप्लाई चेन की बात करें और जैसा कि आप बता भी रहे हैं, आपने उस पर काफ़ी फोकस किया है, तो क्या चेंजेस किया आपने अपनी सप्लाई चेन में और डिलीवरी मॉडल में? क्या खास बदलाव किए जो आपको लगता है कि बाकी कंपनीज नहीं कर पा रही? आई थिंक उस सेंस में तो हम इंडिया में सबसे ज्यादा यूनिक है। हम व्हाइट लेबलिंग नहीं करते हैं। हमारी सप्लाई चेन में 80 to 85% हम खुद से कपड़ा प्रोक्योर करके, खुद उसका सैम्पलिंग करके, खुद उसका पैटर्न बना के, और हमारी डेडिकेटेड कैपेसिटीज है। ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें हमने ग्रूम किया है। तो ऐसी करीब आज की डेट में 70 से 80 फैक्ट्रीज है जो खुद भी एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पर है। इन लोगों को ग्रूम करके हमने इन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस और क्वालिटी और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके अपना सप्लाई चेन बैठाया है। ये सप्लाई चेन हमारे कंज्यूमर को कैसे इम्पैक्ट करता है, मैं खाली आपको वो बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें कोई मिडिलमैन नहीं है। इसमें कहीं पर भी एक्स्ट्रा कॉस्ट कंज्यूमर के ऊपर नहीं आ रही है। हम हमारा कपड़ा खुद सोर्स करते हैं, खुद हमारे वेयर हाउस में लेके आके उसका 100% क्वालिटी चेक करते हैं। हमने खुद की अपनी लैब हमारे खुद के वेयर हाउस में बैठाई हुई है। हमारे खुद के करीबन 25 से 30 क्वालिटी इंचार्ज है जो ये 100 फैक्ट्रीज को मॉनिटर करते हैं। और ये जो 100 फैक्ट्रीज है ये हमारी कैप्टिव कैपेसिटीज है। एंड देयरफॉर अगर आप एक एवरेज ब्रांड की सप्लाई चेन देखेंगे तो वो खुद माल नहीं बनाते हैं। सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी यूनिक सप्लाई चेन मॉडल। ये इंडिया में मेरी समझ से 95% ब्रांड्स के पास में ये मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आज व्हाइट लेबल करते हैं, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के पास में जाके डिजाइन सोर्सिंग और उन्हीं को मार्जिन देके एक कपड़ा सोर्स कराना। आपने 2-3 बार व्हाइट लेबल एक टर्म जिक्र किया, दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे व्हाइट लेबल क्या है? कोई मैन्युफैक्चरर बना रहा है और आपको बेच रहा है, आप अपनी लेबल लगाकर उसको बेच रहे हैं, दैट इज व्हाइट लेबलिंग? यस, दैट इज एग्जैक्टली व्हाइट लेबलिंग। और उससे ये होता है कि सप्लाई चेन की जो पूरी श्रृंखला होती है उसके अंदर काफी लोग जुड़ जाते हैं और उन सबके प्रॉफिट्स जुड़ जाते हैं, और वो जो फाइनल भार है वो हमारे कंज्यूमर पर आता है, राइट? तो हम एक मार्केटिंग लेबल नहीं है। इंडियन गैराज मेरी समझ से इस स्केल पर ऑपरेट करने वाली चुनिंदा कुछ कंपनियों में है जिन्होंने इस मॉडल को क्रैक किया है। और हमने इसके साथ में एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल भी लॉन्च किया है जहां पर हम जो आज समझिए किसी फैक्ट्री में क्वालिटी इंचार्ज है, फैक्ट्री इंचार्ज है, टेक्निकली साउंड आदमी है और वो खुद का व्यापार करना चाहता है, वो भी खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। एक ब्रांड के तहत आपने कई सब ब्रांड लिए हैं, तो ये सोच कैसे आई जो भी आप बता रहे थे, उसको थोड़ा और डिटेल में समझाइए। तो देखिए क्या होता है कि जब हम एक ब्रांड बनाते हैं तो बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रांड को किसी एक प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है कि इसकी टी शर्ट बहुत अच्छी है, इसकी शर्ट बहुत अच्छी है, इसकी डेनिम बहुत अच्छी है। बट अगर आप किसी भी इंडियन गैराज के कंज्यूमर से बात करेंगे तो वो आपको कहेगा ये ब्रांड बहुत अच्छा है क्योंकि इसके सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, राइट? तो हम चाहते हैं कि हमारे कंज्यूमर की वार्डरोब के हर एक लुक को हम सॉल्व कर सके। अगर उसको गोवा जाना है तो हम उसे गोवा के कपड़े दे सके, अगर उसको बिजनेस मीटिंग में जाना है तो हम उसे फॉर्मल कपड़े दे सके, अगर उसको पार्टी में जाना है तो हम उसको एक इवनिंग वेयर सेलेब कलेक्शन हम उसे बुलाते हैं, जो वो पार्टी में पहन के जा सकता है, शादी में पहन के जा सकता है, हम उसे वो दे सके। और अगर उसे एक कैजुअल डेनिम अटायर या चीनों के साथ में चेक शर्ट पहननी है तो हम उसको वो भी दे सके। और इसके लिए हमने हमारे कंज्यूमर्स की आसानी के लिए काफी सारे सब ब्रांड्स लॉन्च किए हैं जिससे हम हमारे कंज्यूमर के वार्डरोब को हम उसकी हर एक नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं। डिज़ाइन ट्रेंड काफ़ी इंडियन कंज्यूमर्स फॉलो करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग क्या आपने प्रीमियम या डिज़ाइनर कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ने का सोचा है? क्योंकि पैन इंडिया आपकी प्रेजेंस है, आप क्या अब विदेश भी जाने का सोच रहे हैं? तो सबसे बड़ा सपना जो है वो यही है कि एक इंडिया का ब्रांड कैसे एक ग्लोबल सेलिंग पावर हाउस बन सके। ऐसा ही क्यों है कि बाहर के ब्रांड्स को इंडिया में लाके हम इंडिया में बेचते हैं, और हम कैसे इसको एक ग्लोबल सेलिंग पावर हाउस बना सके, और उसके लिए हमने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। आज इंडियन गैराज का माल आई कैन वेरी प्राउडली से
के जीसीसी कंट्रीज में अवेलेबल है और बहुत अच्छी सेल हमें वहां से मिल रही है। हमारे ब्रांड नेम में ही इंडियन है। तो सबसे ज्यादा प्राउड मुझे ये होता है कि जब आज हम यूएस भी एक्सपोर्ट चालू कर रहे हैं और जब ये ब्रांड यूएस में लिस्ट होगा और यूएस में बिकना चालू होगा और आज जैसे ये ब्रांड दुबई और सऊदी अरेबिया और बाकी के गल्फ कंट्रीज में बिक रहा है और जब इसकी लिस्टिंग द इंडियन गराज बोल के होती है तो काफी प्राउड मुझे लगता है। सो हमारा सबसे बड़ा सपना यही है कि एक ग्लोबल पावर सेलिंग एंड ब्रांड हाउस हम बना सके। दैट इज वन थिंग। और आई थिंक इसकी तरफ हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और आने वाले 2 साल में आप देखेंगे कि हम भारत का जो नाम है वो दुनिया भर में फॉर फास्ट फैशन एंड क्वालिटी फैशन, अफोर्डेबल फैशन, ऑल ऑफ दिस 3 कंबाइंड हम जरूर रोशन करेंगे। बिल्कुल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट अनंत। लेट्स टॉक नंबर्स नाउ। आपके EBITDA पॉजिटिव है, रेवेन्यू क्या है आपकी और मार्जिन कैसा है फिलहाल? देखिए, जिस आदमी ने 20 लाख के बैंक लोन से व्यापार चालू किया हो उसके लिए EBITDA पॉजिटिव रहना मेरे समझ से कि ऑक्सीजन लेने के बराबर है। तो व्यापार का सबसे बड़ा मुझे लगता है कि बिजनेस का सबसे बड़ा उसूल ये है कि वी मस्ट रिमेन प्रॉफिटेबल। ऑब्वियसली काफी बार हम नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं और उनमें थोड़ा सा जेस्टेशन पीरियड होता है, बट आई कैन प्राउडली से कि हमने अपने आप को लास्ट 14 years of our journey we have maintained profitability, we have grown profitably and आगे भी हमारा जो सपना है वो यही है कि एक व्यापार का जो सही मकसद है और जो मतलब है उसको पूरा करते हुए हम इस ब्रांड को प्रॉफिटेबली चला सके। बिल्कुल। अब अनंत, आपकी यूनिट इकोनॉमिक कैसी है? एक प्रोडक्ट बनाने में, बेचने में, डिलीवर करने में क्या कॉस्ट आती है, उस पर मार्जिन क्या है? रफली आप समझ लीजिए कि कहीं भी 55% के आसपास का इसमें ग्रॉस मार्जिन रहता है और 40% के आसपास इसमें सेलर एक्सपेंसेस रहते हैं। उसके बाद में ओवरहेड्स वगैरह कट के आपका नेट EBITDA जो है वो डिलीवर होता है। ओके, इंटरेस्टिंग। अब लेकिन सवाल मेरा अनंत आपसे ये भी था, आपने काफ़ी डिज़ाइन की बात की, अफोर्डेबिलिटी की भी बात करी। आप सिर्फ अभी ऑनलाइन प्रेजेंट हैं, ऑफलाइन की ओर आपने कदम बढ़ाए है? क्या रिटेल स्टोर्स हैं आपके? हाँ जी, सो हमने हमारा पहला रिटेल स्टोर 13 अक्टूबर 2024 में बैंगलोर ब्रिगेड रोड में खोला था और आज हमारे 9 रिटेल स्टोर्स हैं स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। ऑलरेडी 30 रिटेल स्टोर हम नए प्लान कर चुके हैं, जिसमें से 20 रिटेल स्टोर 31 मार्च से पहले खुल जाएंगे। दिस इज एंड वी हैव रिसीव्ड फिनोमिनल रिस्पांस फॉर आवर रिटेल आउटलेट्स। काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस है। इसमें हम दोनों कंपनी ओन्ड और फ्रेंचाइजी ओन्ड मॉडल्स लेके आ रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है इस मॉडल के साथ में वो ये है कि जब हम टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जाएं तो वहां की जो यंग पॉपुलेशन है, वहां के जो यंग लोग हैं, उनको एक फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने का मौका मिले और वो भी अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी एक इंडियन फैशन ब्रांड के साथ में स्टार्ट कर सके। सो करीबन 10 स्टोर्स जो है अभी वो फ्रेंचाइजी स्टोर्स आ रहे हैं हमारे आगे और कुछ करीबन 20 स्टोर्स हमारे कंपनी ओन स्टोर्स हैं। इंटरेस्टिंग आनंद, मतलब टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अनंत, अगर कोई इस वक्त पैरेलल इंडस्ट्री में कदम रखने का सोच रहा है तो उसको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि इस वक्त और आने वाले समय में वो फेस कर सकते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले अपैरल को टेक्निकली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो एक टेक्निकल टीम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ वेरी टेक्निकल बिजनेस और इसमें काफी सारे वेरिएबल्स हैं। दूसरा, काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और राइट डिजाइन, राइट प्राइसिंग इसका एक बहुत बड़ा लिवर है। इस पर्टिकुलर जो हम अपैरल जिसको हम फील्ड बोलते हैं उसके अंदर एंट्री बैरियर जिसे हम कहते हैं बिजनेस में वो बहुत लो है। देयरफॉर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये समझना कि बहुत सारी बार क्या होता है, मैं देखता हूँ और काफी लोगों को मैं मेंटर भी करता हूँ अपैरल और फैशन बिजनेस के लिए, तो मुझे ये दिखता है कि बहुत सारी बार
मुझे एक अच्छी ब्लैक डेनिम नहीं मिली तो उसको मैं गैप समझ लेता हूँ और उसके अराउंड एक ब्रांड बनाने की कोशिश करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो नहीं मिला वो गैप नहीं होती है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कंज्यूमर को क्या फाइनली एक लार्ज लेवल पे नहीं मिल पा रहा है, इसको समझने के लिए काफी मेहनत जाती है, मशक्कत जाती है। वो समझने के बाद में उस प्रोडक्ट को कैसे सेट करना, उस प्रोडक्ट को कैसे बनाना एट द राइट कॉस्ट, अ टेक्निकली राइट प्रोडक्ट विच योर कंज्यूमर विल बी हैप्पी अबाउट, और फिर उसकी इन्वेंट्री साइकिल को कैसे लो रखना, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री इज अ वेरी बिग मैं इन्वेंट्री को इसमें एसेट भी मानता हूँ और लाइबिलिटी भी मानता हूँ। अगर इन्वेंट्री नहीं है तो धंधा नहीं कर पाएंगे, और अगर इन्वेंट्री कम है या पुरानी है तो भी तकलीफ है। तो उस मॉडल को क्रैक करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा जो भी फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, उनको एक ही गाइडेंस रहेगा कि सबसे पहले गारमेंट इंडस्ट्री की टेक्निकल चीजों को समझें, गैप को बहुत थॉरली स्टडी करें, और उसके बाद में अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठा के ही इस इंडस्ट्री में कदम रखें, समझते हुए कि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी यूज रहती है। इंटरेस्टिंग आनंद, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड दैट वाज अ वेरी वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। इंडीड हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा होगा आपके एक्सपीरियंस से। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच श्रेया जी, प्लेजर। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ, और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। D2C फुल स्टैक फुलफिलमेंट सर्विस प्रोवाइडर क्विक शिफ्ट ने 22 करोड़ की प्री सीरीज ए फंडिंग जुटाई है। इस राउंड को एटॉमिक कैपिटल ने लीड किया, जबकि एलिक्सर वेंचर्स और कुछ और निवेशकों ने भी राउंड में हिस्सा लिया। कंपनी इस निवेश का इस्तेमाल अपनी AI आधारित फुलफिलमेंट प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने में करेगी, जिससे ब्रांड्स और बिजनेस के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को आसान बनाया जा सके और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग की सुविधा मिले। साथ ही कंपनी नॉर्थ और साउथ इंडिया के मार्केट्स में अपने ऑपरेशंस का विस्तार करेगी और लीडरशिप और ऑपरेशनल क्षमताओं को मजबूत करेगी। क्विक शिफ्ट नई उम्र के D2C ब्रांड्स, बड़ी कंपनियों और SMBs को उनकी ओमनी चैनल ऑपरेशंस को सहज और स्केलेबल बनाने में मदद करती है। कंपनी का प्लग एंड प्ले सोल्यूशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सर्विसेज को एक साथ लाता है, जिससे ब्रांड्स को इन्वेंट्री और ऑर्डर मैनेजमेंट पर पूरा कंट्रोल और विजिबिलिटी मिलती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए लाइफस्टाइल फोकस्ड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म प्राण हेल्थ ने 8.5 करोड़ की सीड फंडिंग जुटाई है। इस राउंड को रेन मैटर इन्वेस्टमेंट्स ने लीड किया, जबकि WEH वेंचर्स और कई एंजल इन्वेस्टर जैसे अलख पांडे, प्रतीक महेश्वरी और अर्जुन वैद्य ने भी हिस्सा लिया। 2024 में नवनीत राम प्रसाद ने प्राण हेल्थ की शुरुआत की। कंपनी का उद्देश्य भारत की बढ़ती उम्र की आबादी में लाइफस्टाइल से जुड़ी क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों की समस्याओं से निपटाना है। भारत में 60 साल से ज़्यादा उम्र के 90% से ज़्यादा लोग ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इलाज अब भी बिखरा हुआ है और सिर्फ अस्पताल सेंट्रिक है। प्राण हेल्थ इस माहौल को बदलना चाहता है ताकि परिवार अपने माता पिता के लिए एक साइंस बेस्ड लाइफस्टाइल फर्स्ट सिस्टम अपना सके। नई फंडिंग से कंपनी अपने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगी, डॉक्टर्स और हेल्थ कोच की टीम बढ़ाएगी और भारत भर में सेवाओं का विस्तार करेगी। हाल ही में प्राण हेल्थ ने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे बच्चे अपने माता पिता की हेल्थ को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। कंपनी इन फंड्स का इस्तेमाल देश के प्रमुख शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली NCR में अपने पहले हेल्थ सेंटर्स शुरू करने के लिए भी करेगी। बेंगलुरु के डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म फिनेबल ने 500 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। इस इक्विटी राउंड को Z47 और TVS कैपिटल फंड्स ने लीड किया। साथ ही MEMG फैमिली ऑफिस ने भी इसमें हिस्सा लिया। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी को मजबूत करने और एम्प्लॉयर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए करेगी। 2015 में नितिन गुप्ता और अमित अरोड़ा ने मिलकर फिनेबल की शुरुआत की, जो सैलरीड प्रोफेशनल्स को पर्सनल लोन देती है, खासकर उन लोगों को जिनकी मंथली इनकम 15,000 से 50,000 के बीच है।
फिनेबल का हाइब्रिड मॉडल लोन अप्रूवल को फिजिकल वेरिफिकेशन और कलेक्शन सिस्टम के साथ जोड़ता है। यहाँ आने वाले करीब 65% ग्राहक ऐसे हैं जो पहली बार पर्सनल लोन ले रहे हैं। आज का शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।